सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप सेशंस आगे बढ़ाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स वाला ही चैप्टर है अपना, 14 सेशन है आज और एंजाइम्स वाले टॉपिक को ही हम आगे बढ़ाएंगे। आज 4th वीडियो है एंजाइम का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले के जो 3 वीडियोज़ हैं उनको भी ज़रूर देखो, क्योंकि जो बेसिक्स है हम ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम इस सेशन में बात करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स को क्लासीफाई किस बेस पे किया जाता है और एंजाइम्स की नेमिंग करने का सिस्टम क्या है ना। एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है एंजाइम्स को नेम करने का, एक 4 डिजिट का नंबर असाइन करते हैं हम हर एक एंजाइम को। तो 4 नंबर का डिजिट कैसे डिकोड करना है, कैसे उसको समझना है, वो हम यहाँ पे अब बात करेंगे। देखो, हम लोग अब तक करीब हज़ारों एंजाइम्स डिस्कवर कर चुके हैं, आइसोलेट कर चुके हैं और उनको स्टडी कर चुके हैं। तो एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे हम उन एंजाइम्स को एक पर्टिकुलर एक क्लासीफाई कर सकें और उनको नेमिंग दे सकें, ताकि जो है ना चीज़ों को और आसानी से एफिशिएंटली किया जा सके। इसलिए हमने क्या किया है कि एंजाइम्स को क्लासीफाई किया है सबसे पहले क्लासेस में। ठीक है, एंजाइम्स को सबसे पहले हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं। क्लासेस में फिर आती है सब क्लास, सब क्लास में फिर आता है सब क्लास, क्लासेस में सब क्लास, फिर उसकी सब क्लास, और सबसे एंड में एक स्पेसिफिक नंबर देते हैं हम उस एंजाइम को। उस पर्टिकुलर एंजाइम का एक हमने स्पेसिफिक नंबर दे दिया उसके। ठीक है, ये वैसी ही बात है जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ना ऑर्गेनिजम्स का। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले हम एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं किंगडम, फिर किंगडम के अंदर आते हैं फाइलम। ठीक है, फाइलम के अंदर आप रखते हो क्लास। वैसे ही एंजाइम्स की भी एक होती है क्लास, फिर क्लास के अंदर आती है बहुत सारी सब क्लासेस, सब क्लासेस के अंदर सब क्लासेस, और उन सब क्लासेस में जो एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स को एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया। जैसे सबसे पहला एंजाइम है X, सेकंड एंजाइम है Y, तीसरा एंजाइम है Z। ठीक है, तो उस हिसाब से इसकी नेमिंग होती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने सभी एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया है और हर क्लास में करीब 4 से 13 सब क्लासेस हैं। हर एक क्लास में 4 से 13 सब क्लासेस है। फिर इनके अंदर और भी सब क्लासेस हैं और इसके अकॉर्डिंग उनका एक 4 डिजिट नंबर असाइन होता है। अब एनसीईआरटी ने केवल इतना ही कहा है कि हर एंजाइम को एक 4 डिजिट नंबर दिया जाता है। अब ये 4 डिजिट नंबर कैसे डिकोड करते हैं इसके बारे में एनसीईआरटी बात नहीं करती, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे देता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एक एंजाइम के नंबर का। हम हर एंजाइम को कुछ इस तरह का नंबर देते हैं, जैसे यहाँ पे ना 6.3.2.24। तो इसमें जो सबसे पहला डिजिट है वो रिप्रेजेंट करेगा उसकी क्लास को। ठीक है, जैसे अब ये यहाँ पे 6 है तो ये किसको बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है क्लास नंबर 6 को। अब क्लास नंबर 6 कौन सा है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। फिर 6th क्लास में सब क्लास थर्ड, 6th क्लास में सब क्लास थर्ड, फिर थर्ड सब क्लास में सेकंड सब क्लास, 6th क्लास में थर्ड सब क्लास, थर्ड सब क्लास में सेकंड सब क्लास, और वो जो सेकंड सब क्लास है उसमें जितने भी एंजाइम्स हैं उसमें जो 24th नंबर का एंजाइम है ये पर्टिकुलर उस एंजाइम की यहाँ पर बात हो रही है। तो इस तरह से एक 4 डिजिट नंबर तैयार किया जाता है। बस एनसीईआरटी बस इतने ऐसा ही लिखती है कि 4 डिजिट नंबर दिया जाता है, तो आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 6 कौन कौन सी क्लासेस हैं एंजाइम की। तो वहाँ की अगर हम बात करें तो सबसे पहली क्लास का नाम है ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज, फिर ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज और लाइगेज, ये 6 क्लासेस है। अब ये जो क्लासेस बनाई गई है ये क्लासेस बनाई गई है इनके फंक्शन के बेस पे, और आपको ये क्लासेस ये जो ना ये सीक्वेंस में याद करनी है। ये ऐसा आप रैंडमली नहीं याद कर सकते इसको। क्यों? क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ क्लास नंबर 6 तो यहाँ देखो आप लाइगेज की बात चल रही है, यानी ये जो भी एंजाइम है ना ये लाइगेशन का काम करेगा कहीं ना कहीं, समझ लो। तो आपको इसको एक सीक्वेंस में याद करना है और उसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है। आप याद करें ऑथ लिली। क्या याद करें? ऑथ लिली, ऑथ लिली, ये सीक्वेंस रहेगा। ओ मतलब ऑक्सीडोरिडक्टेज सबसे पहली क्लास, सेकंड क्लास ट्रांसफरेज, थर्ड क्लास हाइड्रोलेज, फोर्थ क्लास लाइएज, फिफ्थ क्लास आइसोमरेज, आई फॉर आइसोमरेज, एल फॉर लाइएज, और 6th क्लास एल आई का मतलब होगा लाइगेज। अब मैं यहाँ पे एल आई इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 एल है, तो कौन सा लाइएज है और कौन सा लाइगेज है, तो यहाँ पे मैं एल आई डाल रहा हूँ लास्ट में, तो सबसे लास्ट में है लाइगेज। तो ये सीक्वेंस में आप ऑथ लिली से इसको याद कर सकते हो। 1-2 बार ये वर्ड बोलोगे ना अपने आप याद हो जाएगा आपको ऑथ लिली, तो ऐसे याद करें। अब
क्लासेस का बेसिस क्या है, इनका फंक्शन। तो फंक्शन के हिसाब से अगर हम देखें, एक बार एक समराइज वे में देखें, तो सबसे पहला नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। नाम से ही समझ में आ रही है कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाली रिएक्शंस, यानी जितने भी रिडॉक्स रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को कैटेलाइज करने वाले एंजाइम्स सबसे पहली क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज को बिलोंग करते हैं। फिर आते हैं ट्रांसफरेज, यानी ऐसे एंजाइम्स जो किसी ग्रुप को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। मैं सबके एग्जांपल्स दूंगा आपको, डोंट वरी। तीसरा है हाइड्रोलेज, यानी वो एंजाइम्स जो हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जो क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस। चौथे हो जाएंगे लाइएज, लाइएज क्या करवाएंगे, लाइसिस। अब यहाँ देखना, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कुछ स्टूडेंट्स। जैसे समझो कोई एक कंपाउंड है ए और ये ब्रेक डाउन होकर B+C बन रहा है। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन बिकॉज विद द हेल्प ऑफ वाटर। अगर ये रिएक्शन बिना वाटर के ब्रेक डाउन कर रही है तो ये लाइसिस है, एंजाइम कौन सा होगा, लाइएज। और यही ब्रेक डाउन अगर वाटर की हेल्प से होगा यानी हाइड्रोलाइसिस होगा तो एंजाइम कौन सा होगा, हाइड्रोलेज। तो ये डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। फिर आता है आइसोमरेज, जो आइसोमराइजेशन वाली रिएक्शंस हैं। और सिक्स्थ है लाइगेज, लाइगेज एंजाइम्स लाइगेशन करते हैं। लाइगेशन करना मतलब कि जोड़ना, ठीक है। तो ये इनके फंक्शन के नाम के हिसाब से हमने 6 क्लासेस बना दी। अब बारी बारी से सारी क्लासेस हम देखते हैं यहाँ पे और समझते हैं। सबसे पहली क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी जो रिडॉक्स रिएक्शन से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाली उसकी वो कैटेलाइज करने वाले एंजाइम्स ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास को बिलोंग करते हैं। तो दीज आर द एंजाइम्स विच कैटेलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट S एंड S डैश। यहाँ पे हम 2 सबस्ट्रेट ले लेते हैं, एग्जाम्पल दे रहा है NCERT कि हमने 2 सबस्ट्रेट ले लिया, एक S और एक S डैश। तो ये S रिड्यूस्ड और ये S डैश ऑक्सीडाइज्ड। तो ये जो S रिड्यूस्ड है अब ये S ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और जो S डैश ऑक्सीडाइज्ड है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस, जैसा हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। एक का रिडक्शन हो रहा है और एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में जो एंजाइम्स हेल्प करते हैं उनको हम कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ एक्चुअल एंजाइम का। हालांकि NCERT ने तो एग्जांपल्स नहीं लिखे हैं, बट मैं आपको जो एग्जांपल्स बता रहा हूँ वो आपकी NCERT में से ही हैं सारे, चाहे इस चैप्टर में नहीं हो। बाकी के चैप्टर्स में से जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस मुझे मिली, मैं उनकी हेल्प से मैं आपको यहाँ पर ये सब समझा दूंगा। देखो इसका एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया ये एग्जाम्पल याद करो आप, क्रेब्स साइकिल। पिछले वीडियो में भी हमने जब कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात की तब हमने क्रेब्स साइकिल का ये स्टेप दिखा था। आपको याद होगा क्रेब्स साइकिल के स्टेप में सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होती है फ्यूमेरिक एसिड में, यानी सक्सिनेट फ्यूमरेट बनता है। और यहीं पे आपने एक इनिबिशन देखा था मेलोनेट का, अगर आपको याद हो तो। जो हम एंजाइम इनिबिशन पढ़ते हैं तो मेलोनेट सक्सिनेट दोनों सबस्ट्रेट है, सक्सिनेट सबस्ट्रेट है, मेलोनेट क्या है, इसका इनहिबिटर, और एंजाइम कौन सा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि ये जो एंजाइम इनिबिशन मेलोनेट कर रहा है ये कौन से टाइप का इनिबिशन है तो ये हमने लास्ट पढ़ा था। अब आप यहाँ पे देखो, अच्छे से समझो इसको। सक्सिनेट में से 2H हटाए हमने यहाँ पे, ये सक्सिनेट में से 2H हटा दिया हमने यहाँ पे, ये बन गया डबल बॉन्ड। यहाँ पर केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना आप, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी सक्सिनेट का क्या हुआ, सक्सिनेट से 2 हाइड्रोजन निकाले गए, यानी सक्सिनेट का हो गया ऑक्सीडेशन। सक्सिनेट का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सक्सिनेट के ऑक्सीडेशन से बन गया फ्यूमरेट, और ये ऑक्सीडेशन करवाया किसने, FAD ने। FAD से क्या कन्वर्ट हुआ, FADH2, यानी हाइड्रोजन ऐड हुआ, यानी FAD का क्या हुआ, रिडक्शन। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ सक्सिनेट S का काम कर रहा है, ये सबस्ट्रेट जो मैं यहाँ पे कह रहा था, और ये S डैश, यानी 2 सबस्ट्रेट है, एक FAD और एक सक्सिनेट, एक का रिडक्शन हो रहा है और एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एंजाइम कौन सा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, और क्लास कौन सी होगी इसकी, ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसलिए इसका जो एक और नाम रखा गया वो है डिहाइड्रोजनेज, यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला, ठीक है। और इनफैक्ट अब आप क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, अब आप जितनी भी रिएक्शंस पढ़ते हो उसमें आप कहीं ना कहीं करते हो ना ये NAD वाला रिएक्शन, NAD को NADH में कन्वर्ट करते हो। तो ये हर जगह पे क्या है, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ही तो है। तो जितने भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जिसमें FAD NAD आप पढ़ते हो, ये मोस्टली जो है इसी क्लास को बिलोंग करते हैं, ये सारे के सारे एंजाइम। चलिए, तो O से ऑक्सीडो रिडक्टेज। नेक्स्ट क्या आएगा, ऑर्थोलिलियम में T, यानी कि ट्रांसफरेज एंजाइम। ऐसा एंजाइम जो किसी ग्रुप को ट्रांसफर कर दे, लेकिन वो ग्रुप हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। देखो NCERT कितनी साफ साफ बातें लिखती है। वो कह रही है कि वो एंजाइम्स जो कैटेलाइज करे एक ऐसी रिएक्शन को जिसमें कोई ट्रांसफर होता है ग्रुप, ठीक है,
दो सबस्ट्रेट के बीच में। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये G जो है ना ग्रुप, ये पहले S के साथ अटैच्ड था, S डैश के साथ रिएक्शन हुआ, अब ये G यहाँ से ट्रांसफर होकर S डैश में आ गया। देखो रिजल्ट क्या है, G किसके साथ जुड़ गया, S डैश G के साथ, और S अकेला हो गया। पहले S और G कंबाइंड थे और S डैश अकेला था, तो G ग्रुप को क्या कर दिया गया, ट्रांसफर, इसको कहा गया ट्रांसफरेज एंजाइम। अब एनसीईआरटी कह रही है कि कोई भी ग्रुप हो सकता है लेकिन हाइड्रोजन नहीं हो सकता। हाइड्रोजन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा तो ये तो रिडॉक्स रिएक्शन होगी ना। देखो आप पीछे, रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन का ट्रांसफर है ये, FAD से FADH2, ये H2 यहाँ से आया, तो हाइड्रोजन का ट्रांसफर करोगे तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, तो ये क्लास 1 ऑक्सीडो रिडक्टेज का एग्जाम्पल हो जाएगा। और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफरेज एंजाइम होगा। इसका भी एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको एनसीईआरटी में से। तो आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है, ग्लाइकोलाइसिस का सबसे पहला स्टेप याद करो आप। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये देखो आप, एंजाइम कौन सा यूज होता है, हेक्सोकाइनेज, पढ़ा होगा आपने सबसे पहला स्टेप। ATP से बना ADP बना और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आकर छठे कार्बन पे जुड़ गया। पहले छठे कार्बन पे OH ग्रुप था, इसकी जगह पे आके क्या जुड़ गया, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो कंपाउंड क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 6 क्यों बोला, क्योंकि 6th कार्बन पे आकर फॉस्फेट जुड़ा है। एंजाइम कौन सा है, हेक्सोकाइनेज। क्या ट्रांसफर किया, ट्रांसफर किया गया एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एंजाइम कौन सा होगा, ट्रांसफरेज एंजाइम। मतलब क्लास कौन सी होगी हेक्सोकाइनेज की, ट्रांसफरेज, है ना। तो आप रिएक्शन को देखें, रिएक्शन को समझें और अच्छे से देखें कि इस रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, क्या केमिकल चेंज आ रहा है, उस हिसाब से उस एंजाइम को आप स्टडी कर सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। ऑथ में तीसरा है H, यानी कि हाइड्रोलेज। वो सारी रिएक्शन जिनमें हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये हाइड्रोलाइसिस एस्टर का हो सकता है, एथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हैलाइड बॉन्ड, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बॉन्ड। आप जितना भी डाइजेशन पढ़ते हो, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जितने भी पढ़ते हो आप, डाइजेशन में क्या लिखते हो आप, ये कहते हो ना हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च हो रहा है, तो सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके हाइड्रोलेजिस क्लास को बिलोंग करते हैं। ये एग्जाम्पल ले लो आप, ये देखो आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हो इसे, है ना। डाइपेप्टाइड होता है, डाइपेप्टाइड यानी कि जिसमें 2 अमीनो एसिड होते हो। ये देख लो आप, ये फिगर ही देख लो आप, यहाँ पे हमने अमीनो एसिड भी पढ़ा है डिटेल में। यहाँ देखो आप, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बीच का डाइपेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, तो ये डाइपेप्टाइड 2 अमीनो एसिड, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये दोनों अमीनो एसिड्स अलग हो गए, ये हाइड्रोलाइसिस हुआ। होता है ना अपने डुओडेनम में होती है रिएक्शन, डाइपेप्टाइड का ब्रेक डाउन होता है 2 अमीनो एसिड्स में डाइजेशन के अंदर, तो वो किसको बिलोंग करेगी, हाइड्रोलेज को। सब चीज़ें बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं, बस हमें एक नज़रिया रखना है उनको लिंक करने का। तो चलिए चौथी क्लास कौन सी है, एल मतलब कि लाइएज। ब्रेक डाउन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बोलोगे तो हाइड्रोलेज, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बोलोगे तो लाइएज। ऐसे एंजाइम्स दैट कैटेलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म्स अदर देन हाइड्रोलाइसिस। क्लियर बोल दिया कि हाइड्रोलाइसिस नहीं होना चाहिए, बिना हाइड्रोलाइसिस की आपको ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन करना है मतलब आप कोई ना कोई ग्रुप वहाँ से निकालोगे। अब जैसे ए है, ए कन्वर्ट हो रहा है B+C में, तो ये B और C जो दो हैं ये पहले ए में ही थे, तो ये जो ग्रुप रिमूव किया हमने ए में से विदाउट हाइड्रोलाइसिस, तो उसको आप कहोगे लाइएज। चलो इसका भी एग्जांपल देख लेते हम लोग। एनसीईआरटी ने तो इतना लिख के बताया कि ये देखो ये एक सबस्ट्रेट है CCXY। अब हमने क्या किया, C डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे और XY अलग हो गया, यानी ब्रेक डाउन कर दिया हमने इस मॉलिक्यूल का, लेकिन यहाँ कहीं पे भी हमने हाइड्रोलाइसिस या वाटर का नाम नहीं लिया। तो ये एंजाइम जो भी होंगे लाइएज क्लास को बिलोंग करेंगे। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। इसका भी एग्जांपल आपको मैं ग्लाइकोलाइसिस से बता देता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस में आप एक स्टेप पढ़ते हो जिसमें फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है 2 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में। याद करो आप वो स्प्लिट वाली रिएक्शन, फ्रक्टोज 1,6 बाइस फॉस्फेट, एंजाइम कौन सा आता है वहाँ पे, एल्डोलेज, है ना। तो वो कन्वर्ट होता है DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट करते हो ना ग्लाइकोलाइसिस में ये वाली रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल 2 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हुआ, हाइड्रोलाइसिस नहीं है ये,
एंजाइम कौन सा यूज़ करते हैं? एल्डोलेज। कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा? लाइस क्लास को बिलोंग करेगा। अब आप एक काम करो, ग्लाइकोलाइसिस वाला जो 10 स्टेप रिएक्शन है उसको एक बार अच्छे से पढ़ना, और हर स्टेप में आप जाकर देखो अच्छे से कि जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में बेसिकली क्या केमिकल चेंज आ रहा है। तो जब आप ग्लाइकोलाइसिस को उस नज़रिए से पढ़ोगे ना तो आपको ग्लाइकोलाइसिस कभी रटना नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं। अब आप देखो यहाँ पर ये जो है ना, अब आप ये देखो, ये फ्रक्टोज 6 कार्बन की शुगर है तो हेक्सोज शुगर हो गई है। ये 3 कार्बन की शुगर है, ये ट्राइओज शुगर हो गई। ये भी 3 कार्बन की शुगर, ट्राइओज शुगर हो गई। तो अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं। कोई आपसे पूछे बताओ ट्राइओज शुगर का एग्जाम्पल, 3 कार्बन वाली शुगर का एग्जाम्पल, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये ट्राइओज के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। हम जब तक चैप्टर्स को लिंक नहीं करना सीखेंगे ना, चीज़ों को लिंक करना नहीं सीखेंगे, हम साइंस याद कर ही नहीं सकते, साइंस समझ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस पे मेरा एक वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, वो वीडियो देखो आप लोग। मैंने उसमें आपको ग्लाइकोलाइसिस के होने वाले 10 के 10 स्टेप इसी तरह समझाएं कि क्या केमिकल चेंज आ रहा है। और जब आप उसको उस केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में भी आएंगी और आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज। 5वीं क्लास कौन सी है? आइसोमरेज, आइसोमराइजेशन करवाना है हमें। ठीक है, अब वो सारे एंजाइम्स जो आइसोमर्स, कौन कौन से? ऑप्टिकल आइसोमर्स ले लो, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ले लो, पोजिशनल आइसोमर्स ले लो, इनका इंटर कन्वर्जन कराते हैं, उनको आप कहते हो आइसोमरेजेस। इसका भी एग्जांपल मैं उठाऊंगा ग्लाइकोलाइसिस से। मतलब मैंने इसमें जो 6 क्लासेस पढ़ाई उसमें से 3 में तो मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस ही बता रहा हूँ पूरा का पूरा, है ना। तो कहने का यही मतलब है कि चीज़ों को लिंक करना सीखो। ग्लाइकोलाइसिस में पहला स्टेप में आपने क्या किया? ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो एंजाइम समझो, यहाँ पे एंजाइम ग्लूकोकाइनेज था, वैसे ये एंजाइम ई है। तो अब आप मुझे बताओ ये एंजाइम किस क्लास को बिलोंग करेगा? तो आप कह रहे हो कि सर ट्रांसफ़र किया गया है फॉस्फेट ग्रुप, तो ट्रांसफरेज, बिल्कुल सही। अब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को सेकंड स्टेप में हम कन्वर्ट करते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब आप देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या केमिकल चेंज आया? इतना ही कि ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हुआ, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या है? दोनों है आइसोमर्स, है ना। आपको अच्छे से पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, दोनों ही हेक्सोज शुगर की कैटेगरी में आते हैं। दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। तो ये क्या हो गए? आइसोमर्स। और एंजाइम कौन सा यूज होता है यहाँ पे? फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। तो क्लास कौन सी होगी? आइसोमरेज क्लास को ये बिलोंग करता है। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे लास्ट में आ गए हम वापस, OTH, ऑथ लिली देख रहे हम, तो ऑथ लिली आइसोमरेज हो गया। और सबसे लास्ट में LI यानी कि लाइगेज, लाइगेशन मतलब कि जोड़ना। ऐसे एंजाइम्स जो जोड़ते हैं, तो एंजाइम्स जो उन रिएक्शंस को कैटेलाइज करे, जो लिंक करती है दो कंपाउंड्स को, यानी दो कंपाउंड्स को आपस में जोड़ती है, चाहे वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हो, कार्बन सल्फर बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हो, फॉस्फेट ऑक्सीजन बॉन्ड हो, या कैसा भी बॉन्ड हो, अगर आप जोड़ रहे हो तो लाइगेज। और अगर हमारे ही कोर्स से, हमारी ही NCERT से इनका एग्जाम्पल उठाएं तो पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा, उस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA। याद है आपको? चार्जिंग ऑफ tRNA, है ना, ये टॉपिक पढ़ा होगा आपने। चार्जिंग ऑफ tRNA में बेसिकली आप क्या करते हो कि उस tRNA के ऊपर अटैच करवाते हो अमीनो एसिड। तो ये देखो, ये एंजाइम है अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेस, और यहाँ पे आके अमीनो एसिड जुड़ा मिथ्योनिन, यहाँ आके जुड़ा ATP, और यहाँ पे जुड़ा tRNA। तो ये तीनों इस एंजाइम से बाइंड हो गए। अब ये मिथ्योनिन आकर tRNA पे बाइंड हो जाएगा। तो क्या हो गया? tRNA क्या हो गया? चार्ज हो गया। इसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA। तो बेसिकली ये एंजाइम क्या कर रहा है? ये एंजाइम जोड़ रहा है मिथ्योनिन को किसके साथ में? tRNA के साथ में। तो एंजाइम कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा? लाइगेज क्लास को, क्योंकि जोड़ने का काम कर रहा है ये। एक और एग्जांपल लेता हूँ आप ही के कोर्स से, DNA लाइगेज। ये आप सबको अच्छे से पता है, DNA लाइगेज आप बार बार बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ कर रहे हो। आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़ा कि किस तरह से DNA लाइगेज DNA के स्ट्रैंड्स को जोड़ने का काम करता है। अब ये जो C और A के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये कौन बनाएगा? DNA लाइगेज यहाँ पे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे। एक क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पर जब DNA की बात आई गई है तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, थोड़ा ये, हाँ
इसको देखना आप, ये एक डीएनए है, ठीक है, और ये डीएनए का समझो दूसरा स्ट्रैंड ये। तो ये जो जैसे समझो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है ए और यहाँ नाइट्रोजनस बेस है टी, तो इनके बीच में ये जो है ना, जब मैं दोनों स्ट्रैंड्स को पास पास लाऊंगा समझो, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये जो इन दोनों स्ट्रैंड्स की आपस में ज्वाइनिंग हुई, क्या इसमें कौन सा एंजाइम यूज़ आता है, आप सोच के बताना मुझे ना, इसमें कौन सा एंजाइम यूज़ आता है आपको। और एक तो ये, और दूसरा आप देखो, जैसे मैंने कोई डीएनए है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है ये ऐसा, ये स्ट्रैंड ए और ये स्ट्रैंड बी। अब अगर मैं इन दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ना चाहूँ, इन दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ना चाहूँ, मतलब आमने से कॉम्प्लीमेंट्री बात नहीं कर रहा, मैं इस स्ट्रैंड को डायरेक्ट इस स्ट्रैंड के साथ इस तरह जोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ने की बात कर रहा हूँ, एक स्ट्रैंड के सामने दूसरा स्ट्रैंड, या मैं कह रहा हूँ एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड के साथ जोड़ के एक सिंगल स्ट्रैंड बनाना है। तो यहाँ कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, क्या दोनों ही केस में डीएनए लाइगेज यूज़ होगा, या आप ऐसा कहोगे कि सर एक केस में एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, एक केस में एंजाइम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या जो भी आपका आंसर है तो आप एक बार मुझे आकर बताइए। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। आपको फिर भी किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरी मेल आईडी और इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वीडियोस बहुत बढ़िया है तो चैनल को ज्वाइन करें, मेंबर बने हमारे यूट्यूब चैनल के, ताकि आपके पास और एक्सेस खुल जाए इस तरह के बहुत सारे वीडियोस का। और जितने भी मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल ज्वाइन करते ही मेरे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें अपना नाम, ताकि मैं आपको जो मेंबर्स का ग्रुप है उसमें जोड़ सकूं। वहाँ पे हम बहुत हेल्दी और एजुकेटिव डिस्कशंस काफ़ी करते हैं वहाँ पे। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।